हेलो, मैं अंकुश चपराना, आप सभी का लाइव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज या इस साल की 2020 की सिर्फ और सिर्फ ये साल हमारे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए जा रहा है, ठीक जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक बात है, लेकिन उसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जा रहा है। सबसे पहला हमारा शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति का हमारा इस टाइम जो नोटिफिकेशन आया था, नई शिक्षा प्रणाली हमारी लागू होगी देश में। सबसे बड़ी बात थी वो, उस पर वीडियो नहीं आई, आ जाएगी लेकिन, ठीक है। और एक जो अब नई बात आई है, जो कल ही डिक्लेयर हुआ है कि हमारी एक एग्ज़ाम एजेंसी जो हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, नाम है उसका एनआरए का गठन हो चुका है। मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जितनी भी नई भर्तियां निकलती हैं, किसी भी लेवल पर निकलो, 10th 12th या ग्रेजुएशन से, उनका सबका एग्ज़ाम कराने का ठेका अब हमारी इस एजेंसी ने ले लिया है। इससे पहले हमारी 20 ऐसी मुख्य एजेंसियाँ थी जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी है, ठीक है। उसके लिए हमारा उसके सबसे बड़े बदलाव का कारण और सबसे बड़ा इस गठन का कारण एनआरए का सिर्फ एक ही चीज़ है, जो है सीईटी। सीईटी का मतलब मैं समझाता हूँ। सीईटी मतलब है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं एक साल में, एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इन 3 डिपार्टमेंट में निकलती हैं। या तो बैंक निकालता है, या रेलवे सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देता है, और या एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये मुख्य हमारे जो रोज़गार देते हैं स्टूडेंट को, ये 3 मतलब डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। इन तीनों का एग्ज़ाम अलग फॉर्म भरते थे हम। रेलवे का अलग अब भी भर रखा है, जैसे रेलवे का फॉर्म अलग डाल रखा है, बैंक का अलग डालते हैं और एसएससी का अलग डालते हैं, ठीक है। अब सिर्फ इस चीज़ के आने से अब उन तीनों चीज़ का, किस किस का, एसएससी, बैंक की कोई भी परीक्षा, या आप बोल लीजिए कि रेलवे कोई भी परीक्षा अब खुद नहीं कराएगी, अब एनआरए कराएगी। किसके द्वारा? सीईटी द्वारा। मतलब सबका अब एक ही एग्ज़ाम होगा। मतलब समझाता हूँ, जो कन्फ्यूज़न होगा सबको दूर कर दूंगा। देखिए, एसएससी, बैंक और रेलवे, एसएससी, बैंक और रेलवे जो हमारी रिक्रूटमेंट देती है या जो रोज़गार देती है, एक तो 10th स्टैंडर्ड को देती है, 12th और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल, ये 3 लेवल पर हमारे इसमें भर्ती होते थे या होते भी हैं। इसी लेवल को अपनाते हुए हमारा सीईटी का मतलब है कि इन तीनों 10th स्टैंडर्ड, 12th और ग्रेजुएशन, तीनों ही स्टैंडर्ड का टेस्ट या जितनी भी इस लेवल की भर्तियां निकलती हैं, उनका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम में क्या होगा, उसी में रेलवे की भर्ती होंगी, जो कभी एक साल में, मान लीजिए 2021 की बात करते हैं, इस साल तो नहीं होगा इसमें, रेलवे की भर्ती 2021 में जो आएंगी, जो एसएससी भर्ती निकालेगी 2021 में, और जो बैंक भर्ती निकालेगा 2021 में ही। तीनों के लिए जो कॉमन चीज़ है वो है कि एक ही इनका नोटिफिकेशन के लिए डिक्लेयर होगा, एक ही नोटिफिकेशन आएगा साइट पर, एक ही जो फॉर्म है वो फिल होगा, एक ही बार फीस ली जाएगी बच्चे से, और एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। इस चीज़ का इतना बड़ा फ़ायदा है, जैसे कि रेलवे पहले अलग एग्ज़ाम लेती है, एसएससी अलग लेती है, अब भी लेती है, और बैंक अलग लेता है। कितने ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम डेट को 2 या 2 से ज़्यादा उनके एग्ज़ाम फंसे होते हैं कि रेलवे का भी उसी दिन एग्ज़ाम है और बैंक का भी है, ठीक है। तो आप उसको नहीं दे पाते। या मान लीजिए आज हमारा रेलवे का एग्ज़ाम है और 12-24 घंटे के बाद हमारा दूसरी जगह, यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर एसएससी का एग्ज़ाम है, तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब उसका एक पेपर छूट सकता है, ठीक है। और खर्चा तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म में तो इतना खर्चा नहीं है जितना वहाँ जाकर एग्ज़ाम सेंटर पर जो वहाँ खर्चा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक एनआरए का गठन किया, जिसका एक ही काम है सिर्फ कि बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लेगी। किन बच्चों का? जो भी हमारे रेलवे, एसएससी और बैंक, रेलवे, एसएससी और बैंक, फिलहाल 3 ही संस्थान का, एसएससी, रेलवे और बैंक, फिलहाल इन्हीं 3 का। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होंगे, स्टेट पुलिस के या यूपीपीसीएसआई जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनके सभी एग्ज़ाम भी इसी के अंदर आ जाएंगे। फिलहाल अभी हमारे 3 ही एग्ज़ाम जो हैं वो ये लेगा, एसएससी, बैंक और रेलवे का, ठीक है। इसके फ़ायदे मैं बताऊं तो पहला फ़ायदा सबसे ज़्यादा कि जो एग्ज़ाम फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस आपको एक बार फिल करनी होगी,
ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा, जो हमारे ट्रेवलिंग पर जो खर्चा होता है वो एक बार होगा, ठीक है। और जो हमारी तैयारी है, जो हमारी जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी है, वो आपको सिर्फ अब एक ही करनी होगी, एक बार तैयारी। मतलब ऐसा लोड अब स्टूडेंट पर नहीं आएगा कि नवंबर में एग्ज़ाम हमारा एसएससी का है और दिसंबर में या नवंबर लास्ट में हमारा रेलवे का है, तो पहले हमें एसएससी की तैयारी करनी है, फिर 10-15 दिन बाद ही रेलवे की तैयारी करनी है। अब ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होगा तीनों चीज़ का, तो बंदा एक को ही एक बार में तीनों की तैयारी रेगुलर कर सकता है, ठीक है। ये तो फ़ायदे थे हमारे इसके। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि जो भी स्टूडेंट, एक नीचे मतलब लो लेवल का स्टूडेंट है, एक हाई लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता, किसके द्वारा, एक मेंटली उसमें दबाव में रहता है कि भाई ये एग्ज़ाम में से पिछला नहीं निकला तो ये भी नहीं निकलेगा, या में से टायर 1 नहीं निकला तो 2 नहीं निकलेगा। इस मानसिक दबाव को दूर करते हुए उन्होंने एक निर्णय और लिया है, क्योंकि जो इसका बंदे का एक बार एग्ज़ाम निकल गया, मतलब CBT 1 या बोल लीजिए टायर 1 एग्ज़ाम जो होगा, जो हमारा CET एग्ज़ाम फर्स्ट कराएगा, तीनों चीज़ का एक एग्ज़ाम कराएगा CBT CET का, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर करने के बाद, जिस भी स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया, उसका स्टूडेंट का ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड है। मतलब एक बार एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप आने वाले 3 साल की वैकेंसियों में एलिजिबल हैं। मतलब आप 3 साल तक किसी और दूसरे उसका फॉर्म भर सकते हैं। एक आपके पास प्रमाण हो जाएगा कि आपने CET 1 क्लियर करा हुआ है, ठीक है। ये तो थी हमारी जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है भाई, रेलवे या बैंक या एसएससी, ये हमारी कम से कम 2 लेवल की परीक्षा लेती है। मतलब इसमें 2 टायर होते हैं, एक प्री और एक मेंस, ठीक है। तो ये बात है सिर्फ प्री की। जो हमारा प्री एग्ज़ाम होता है, रेलवे का हो या बैंक का हो या एसएससी का हो, ये सिर्फ हमारा प्री एग्ज़ाम लेगा। जो मेन एग्ज़ाम होगा या टायर 2 बोल सकते हैं, वो हमारे फिर वही इंडिविजुअल अपनी अलग अलग लेंगे। जैसे रेलवे फिर टायर 2 उसका अलग लेगा, बैंक अलग लेगा और एसएससी फिर टायर 2 को हमारा अलग लेगा। इनका सिर्फ एक काम है कि जो बेसिक या आप बोल लीजिए फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है वो सबका सेम होगा, सिलेबस भी सेम होगा। फिर उसके बाद ये कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि जैसे 100 नंबर का हमारा CET एग्ज़ाम था, उसमें 80 नंबर पर कट ऑफ गई। फिर ये निर्धारित करेंगे कि 70 वालों को हमारे को रेलवे मिलेगा, वो रेलवे के लिए एलिजिबल हैं, 80 वाले हमारे एसएससी के लिए एलिजिबल हैं और 80 प्लस वाले हमारे बैंक के लिए एलिजिबल हैं। फिर ये ऐसे कट ऑफ लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट को रेलवे का दूसरा एग्ज़ाम जो मेन परीक्षा होगी वो देनी होगी। मेन परीक्षा फिर एसएससी कराएगी अपनी और बैंक, और इसके बाद की और भी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या इंटरव्यू हो तो उस पे पोस्ट के लिए, ठीक है। CET का काम सिर्फ इतना है कि सब स्टूडेंट के, मान लिया 1 से 3 करोड़ बेरोजगार का फॉर्म भरा गया, 3 करोड़ बच्चों ने यहाँ एग्ज़ाम दिया है, 3 करोड़ बच्चों ने एक ही फॉर्म भरा। 3 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरने के बाद उनकी निर्धारित मतलब डेट फिक्स हो जाएगी कि भाई ये 7 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम है, CBT 1 है, CET 1, ठीक है। उसके लिए डेट निश्चित हो जाएगी। बंदा जो भी रेलवे है इनकी तीनों की तैयारी कर रहा होगा, वो डेट 7 तारीख को जाएगा, अपना एग्ज़ाम देगा, ठीक है। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। मान लिया 100 नंबर का एग्ज़ाम था, 100 नंबर से उसके 90 नंबर आए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 90 से कट ऑफ लगी तो 90 से कम वाले का नंबर नहीं आएगा। उससे जो कम कट ऑफ होगी वो मान लिया हमारी रेलवे ले सकती है। रेलवे बोलेगी कि हमको जो 90 नंबर से कम स्टूडेंट है वो दे दो। एसएससी कहेगी हमें 90 प्लस वाले दे दो। बैंक बोलेगा कि हमें 90-95 प्लस जितने स्टूडेंट हैं हमें वो चाहिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट के लिए 3 रास्ते खुल जाएंगे। इसके पास करने के बाद कि वो रेलवे का फॉर्म भर सकता है, जो मेन परीक्षा होगी उसका, मतलब टायर 2 का वो फॉर्म भर सकता है। फिर अगर उसके 90 प्लस नंबर आए तो फिर वो एसएससी में भी दूसरा जो पेपर है वो दे सकता है, मुख्य परीक्षा जो है। और बैंक के लिए अगर उसके 95 प्लस हैं तो बैंक की वो दूसरा जो पेपर होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए 3 रास्ते फिर खुल जाएंगे। और 1 साल में 2 बार 2 टाइम्स
ध्यान रखिए, एक साल में 2 बार ये CET एग्ज़ाम होगा। बंदा इसको 2 बार दे सकता है, 3 बार दे सकता है, 4 बार दे सकता है। मान लिया आपने पहला CET हमारा एग्ज़ाम हुआ आने वाले फरवरी में, ठीक है। फरवरी में आपके नंबर आए 70 100 में से, आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया, ठीक है। आपको 6 महीने बाद फिर देना है, फरवरी से 6 महीने बाद। मान लिया आपने अगस्त में फिर इसका एग्ज़ाम हुआ दूसरा, तो आपने उसमें 100 में से 80 नंबर, तो फिर आपने कट ऑफ कर लिया। लेकिन आपको जो एलिजिबल होगा, या आप जो रिजल्ट मान लीजिए एक टाइप को इसको, तो आपको 80 वाला ही चूज़ करना होगा, और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट जो माना जाएगा, आपका 80 जो नंबर आए थे वो रिजल्ट आपको मान्य होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आपके और नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो आपको उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप उस प्रमाण को दिखा सकते हो कि भाई मेरे 90 नंबर हैं CET 1 में, तो मैं इन 3 चीज़ में कोई किसी की मेन परीक्षा दे सकता हूँ। रेलवे की भी, उनकी कितनी भी कट ऑफ हो, एक बार आपने कट ऑफ क्लियर कर ली तो उनकी कट ऑफ उससे नीचे ही जानी है। जैसे मेन कट ऑफ जो है हमारी 90 नंबर गई है 100 में से, ठीक है, तो 100 में से 90 नंबर हमारी कट ऑफ गई है, तो उसी से ही नीचे के हमारी SSC लेगी, उसी से कम नंबर वाले रेलवे लेंगे, उसी से ही कम वाले हमारे बैंक लेगी। लेकिन कट ऑफ उनके आधार पर होगी कि भाई रेलवे कितने नंबर वाले बच्चों को जो है डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें लेना है, बैंक कितने बच्चे को लेगा जिसके कितने नंबर होंगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग, और ऐसी ही SSC कितने कट ऑफ के लिए अपने बच्चों को क्वालिफाई कराएगी, ठीक है। ये उनके हाथ में होगा। अलग अलग जितने भी ये संस्थाएं जो एग्ज़ाम लेती हैं या जो डिपार्टमेंट है उनके हाथ में होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, एक बात और ले सकते हैं इसके फ़ायदे की, कि इसके लिए जो एक डेट सेम डेट पर जो एग्ज़ाम होते हैं स्टूडेंट उनसे बचेगा, ठीक है। जो बार बार फॉर्म फिल करते हैं, जैसे हमारी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस में मान लिया हमारे 20 लाख फॉर्म डले, अभी हमारी फिर UPSI की आएगी, आने ही वाली है सितंबर में, इसमें फिर हमारे 15 लाख फॉर्म डले। फिर हमारी आई दिल्ली पुलिस SI की, इसमें फिर हमारे 10 लाख फॉर्म डले। लेकिन अगर हम इसमें देखें 20, 15 और 10 लाख में जो टोटल स्टूडेंट यहाँ हो गए 20, 10, 35 और 10, 45 लाख टोटल फॉर्म हो गए, ठीक है। 45 लाख में कम से कम 20 से 25 लाख जो स्टूडेंट है वो कॉमन है, मतलब 5 लाख बच्चे वे भी इसमें हैं, वे ही बच्चे इसमें हैं और वही बच्चे इसमें हैं। तो इस चीज़ से कंपटीशन भी कम होगा, खर्चा भी कम होगा, और सरकार की जो व्यवस्था बनाने की जो प्रॉब्लम होती है कि इनके लिए बस चलानी है या कैसे उनका टाइम जो है वो कंज्यूम होता है उसको बचाना है, तो इन सब चीज़ के लिए इससे सरकार को फ़ायदा है क्योंकि बार बार एग्ज़ाम नहीं कराना पड़ता, खर्चा होता है, और स्टूडेंट को भी इतना फ़ायदा है कि अलग अलग हर हफ्ते या हर महीने हर किसी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक एग्ज़ाम क्लियर करो और तीनों में से कोई भी से आप सेलेक्ट कर सकते हो कट ऑफ क्लियर करने के बाद, सही है। अब इसमें एक नुकसान और भी है, हर तरह के स्टूडेंट है भाई, इसमें नुकसान उन बच्चों को है जैसे अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं, इसमें सेंटर हमारा दिल्ली का भी है, ठीक है, हरिद्वार का भी है, रुड़की का भी है शायद, ठीक है। तो जो दिल्ली का बंदा है वो हमारा दिल्ली नहीं भर रहा है, वो हमारा हरिद्वार भर रहा है, रुड़की भर रहा है, सोच रहा है कि भाई एग्ज़ाम के बहाने वहाँ घूम आएंगे, ठीक है। बहुत दिन हो गए कि भाई लॉकडाउन में कहीं गए नहीं, इसके लिए हरिद्वार घूम आएंगे भाई। 100 नंबर का तो फॉर्म, 100 रुपये का तो फॉर्म भरा गया है, ठीक है, 5,000 का खर्चा वो एग्ज़ाम देने में निकाल रहा है, 5100 रुपये में एक पेपर वो दे पाता है, पता लगा उसमें नंबर नहीं आया, ठीक है। ये 5,000 रुपये जो हैं वो अब CET के हाथ में है कि वो कैसे बचवाएगा। इससे निश्चित है कि बच्चों का बहुत पैसा बचेगा, बहुत ही पैसा बचेगा। जो भी कोई डिपार्टमेंट अपनी भर्ती निकालता है, जैसे हम बात करते हैं अभी रेलवे की, रेलवे ने अभी जो NTPC ग्रुप D की है उसमें 1 करोड़ प्लस फॉर्म है, 1 करोड़ प्लस फॉर्म है, 1 करोड़ प्लस, मिनिमम 400 से 500 रुपये फ़ीस है इसकी। आप गुना कर लीजिए, 1 करोड़ फॉर्म, इतनी फ़ीस, अरबों में पैसा है, अरबों में, ठीक है। और उस बात को अब 1 साल से ज़्यादा हो गया फॉर्म डले हुए को, अभी उनका पता नहीं कि वैकेंसी कब, मतलब वैकेंसी डिक्लेयर तो हो गई है कि एग्ज़ाम कब होगा, कौन लेगा, कैसे होगा, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो सरकार की जो नीति होती है ना कि फॉर्म भरा के और पैसे हड़प नीति, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी, सही है। तो ये एक अच्छी बात है
अच्छी नीति आई है। ऐसी ही हमारी जो अभी नई जो शिक्षा नीति आई है उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो 2 चीज़ स्टूडेंट के लिए इस साल में बहुत अच्छी खबर है, शिक्षा नीति को लेकर और ये हमारी जो CET को लेकर। ठीक है, CET की चर्चा पिछले 1 साल से ज़्यादा चल रही है। CET की मांग हो रही है कि एक ही पेपर होना चाहिए, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका कि ये एक पेपर होगा और NRA के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा ये गठित होगी। मतलब ये तो गठित हो चुकी है NRA, इसके ही रेख देख में ये एक टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये टेस्ट लें 2021 से स्टार्ट करें इसको या 2022 से करें वो इनको पता है, लेकिन जितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, मतलब किस किस के फॉर्म अभी चल रहे हैं, NTPC के भरे जा चुके हैं, ग्रुप D, UP फायरमैन और जेल वार्डर के, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जितने फॉर्म आप भर चुके हो, मतलब जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ उन सभी का तो एग्ज़ाम एज़ यूजुअल होगा जैसे उनका होता आ रहा है। लेकिन अब जो फॉर्म आ सकते हैं अब इसके बाद, ये मान लीजिए 2021 से जो फॉर्म आएंगे उसका मतलब सिर्फ एक होगा कि उसका एग्ज़ाम CET के द्वारा होगा। तो अभी आप निश्चित रहिए, अभी जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो CET के द्वारा नहीं होंगे, वो अपना डिपार्टमेंट खुद कराएगा, SSC को टेंडर दे या किसी को भी दे। लेकिन अगले साल से इनका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा CET। इसमें हर बंदा अप्लाई करेगा 10th लेवल के लिए, 12th और ग्रेजुएट। 10th लेवल का जो बंदा होगा उसका अलग एग्ज़ाम पैटर्न होगा या लेवल होगा, 12th के लिए अलग सेट करेंगे वो पेपर और ग्रेजुएट के लिए वो पेपर अलग सेट करेंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें सब ज़्यादातर फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान सिर्फ इसमें एक है कि जब भी कोई चीज़ नई अप्लाई होती है तो बच्चा उसको समझ में सही से नहीं पाता, उसको समझने में दिक्कत होती है और उसमें मार खा जाता है। तो सीधी सीधी बात है, इसका एक कोई मतलब नहीं है। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो वो उस एग्ज़ाम में रीजनिंग भी आएगी, अगर आपने मैथ पढ़ी है तो उसमें मैथ भी आएगी, अगर आपने GS पढ़ी है तो उसमें GS आएगी और इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश भी आएगी। सब्जेक्ट वही रहेंगे, लेवल वही रहेगा, कट ऑफ भी वही जाएगी। ठीक है, बस ये डिसाइड करना होगा, डिपार्टमेंट का काम है, ये भी आपका नहीं है कि स्टूडेंट के जिसके ज़्यादा नंबर है उसको कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, जिसके कम है वो कौन सा डिपार्टमेंट में जा सकता है। ये चीज़ हमारी वही डिसाइड करेंगे, वो हमारे हाथ में फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना बहुत ज़रूर है कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं, जैसे मेरे 90 नंबर हैं और SSC 80 नंबर पर ले रही है स्टूडेंट को, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे 80 नंबर है और 90 नंबर मेरे SSC वाला ले रहे हैं, SSC वाला जो ले रहे हैं वो 90 नंबर के स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो मैं इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं 90 है तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, या उससे कम जो डिपार्टमेंट ले रहा है, जैसे रेलवे उससे कम लेगा तो उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो ये बात थी हमारी CET को लेकर। इसके बहुत न्यूज़ चल रहा है और बात आपको जाननी भी होगी, और ना ही इसमें कोई ऐसा फेरबदलाव है। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन ही होगा इसका भी। इसका एक फ़ायदा हो रहा है, कोई दूर शहर में नहीं जाना पड़ेगा इसमें। जैसे हमारा कहीं देहरादून या वहाँ पेपर आ रहा था, जो आपके आसपास कोई भी शहर या कस्बा है उसी में आपको कराने की कोशिश करेंगे नज़दीकी में, इससे स्टूडेंट खर्चा बचेगा। ठीक है, सरकार को भी इतना मतलब भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इतना उनको बाहर नहीं उठाना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ रही है या जाम की दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट को रहने सहने की दिक्कत आ रही है, वो भी नहीं आएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग हो या कितने नंबर कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने घंटे होंगे या कब रिजल्ट आएगा, ये बात हमारी बाद में ही डिक्लेयर हो पाएंगी जब हमारा ये पूरी तरह से गठन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी CET को लेकर। तो जो भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। और वीडियो रेगुलर आ ही रही हैं, अल्टरनेट डेज आ रही हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन की तैयारी चल रही है, ऑफलाइन को चलाने की, तो उसमें थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो रहा है। 3-4 दिन बाद रेगुलर वीडियो आएंगी, वेट करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी बच्चा कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, एक बार इसको ज़रूर जानना है कि CET का क्या मतलब है असल में। ठीक है, नहीं डरना है इससे, नहीं कुछ, ये हमारे हित की बात है, हमें ही फ़ायदा होगा, सरकार को इससे कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है नहीं। इससे थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? क्योंकि हम एक साल में कम से कम 7 से 8 एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, उन 7 से 8 एग्ज़ाम में 7 से 8 ही बार सेटिंग होती है बच्चों की या किसी ग्रुप की, तो हम 7 से 8 बार उन्हें उस चीज़ से हम फेस करते हैं उस चीज़ को। अब क्या होगा, अगर ये धांधलेबाजी हुई भी तो साल में सिर्फ 2 बार होगी, बच्चे को सिर्फ 2 ही बार फेस करनी होगी ये प्रॉब्लम कि पेपर लीक हुआ तो तब भी 6 महीने में एक बार होगा। ऐसा नहीं है हर महीने मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अभी रेलवे दिया फिर बैंक का दिया तो वो पेपर लीक हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक डेट ही फिक्स हो जाएगी
कि सबकी पेरेंट्स को पता होगा भाई CET का एग्ज़ाम आ रहा है 6 महीने के अंदर अंदर, और डेट फिक्स होगी कि 1 मार्च को है। वो सारे ही प्रोग्राम या सारे काम अपने 1 मार्च को ख़त्म कर देंगे, और सारे संस्था को पता लग जाए कि भाई 1 मार्च को CET है, तो आप इस दिन एग्ज़ाम नहीं ले सकते। कोई ग्रेजुएशन जो कर रहा है उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटर हाई स्कूल के एग्ज़ाम नहीं होंगे, या कोई और एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक ही फ़ायदा और भी है, और दूसरा फ़ायदा एक और है कि भाई 1 मार्च को एग्ज़ाम है तो घर के को सबको पता है। ऐसा नहीं बोलना आपको कि 1 से 3 तारीख तक है, 3 दिन लगेंगे हमें, अब सबको पता है। ठीक है ना, तो ये जो घूमने के चक्कर है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ से ही। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट को नुकसान भी है भाई, जो पेपर के नाम पे घूमते हैं। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो मेहनत करता है उसके लिए कोई फिक्स शेड्यूल हो। फिक्स शेड्यूल है एक टाइप का ये, कि हमें पता होता है पहले से कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद हमारे इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो हमारी चर्चा थी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।